एक समय की बात है। एक गांव में नसरुद्दीन नाम के एक विद्वान, बुद्धिमान और हास्यप्रिय व्यक्ति रहते थे। वे अपनी कहानियों, अपनी समझदारी और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल तरीके से समझाने की अपनी अनोखी कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका गांव एक शांत जगह थी, जहां हरे भरे खेत थे, एक बहती नदी थी और चारों ओर पुराने, विशाल पेड़ थे जो सदियों से खड़े थे। नसरुद्दीन अक्सर इन पेड़ों के नीचे बैठकर सोचते थे, लोगों से बातें करते थे या बस प्रकृति का आनंद लेते थे। उनका एक प्यारा सा घर था, जहां वे अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन उनकी सोच और उनके विचार कभी भी साधारण नहीं थे। वे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने और दूसरों को सिखाने के लिए तैयार रहते थे। एक गर्म दोपहर की बात है। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और गांव के लोग अपने घरों में या पेड़ों की छांव में आराम कर रहे थे। नसरुद्दीन अपने घर के बाहर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, अपनी पुरानी किताब पढ़ रहे थे। पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे और चिड़िया चहचहा रही थीं। सब कुछ शांत और सामान्य था, लेकिन जल्द ही यह शांति भंग होने वाली थी। गांव का एक आदमी, जिसका नाम अहमद था, बहुत ही जल्दबाज और थोड़ा लापरवाह किस्म का था। वह अक्सर बिना सोचे समझे काम कर बैठता था और फिर मुश्किल में पड़ जाता था। अहमद को अक्सर पेड़ों पर चढ़ने का शौक था, खासकर उन पेड़ों पर जिनमें फल लगे होते थे। आज उसकी नज़र नसरुद्दीन के घर के पास वाले बरगद के पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ बहुत विशाल था, इसकी जड़ें जमीन में गहरी फैली हुई थीं और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। इस पेड़ पर कभी कभी रसीले जामुन लगते थे, जो अहमद को बहुत पसंद थे। आज अहमद ने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई। बिना एक पल सोचे वह पेड़ पर चढ़ने लगा। नसरुद्दीन ने उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वे जानते थे कि अहमद कैसा आदमी है और उसे सीधे टोकने का कोई फायदा नहीं। अहमद तेजी से पेड़ पर चढ़ता गया, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहा। वह जामुन तोड़ तोड़ कर खा रहा था और मजे ले रहा था। लेकिन अहमद अपनी धुन में इतना खो गया था कि उसने यह नहीं सोचा कि वह कितनी ऊपर आ गया है। वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं में से एक पर पहुंच गया, जहां से गांव का नजारा बहुत खूबसूरत दिख रहा था। वह हंस रहा था और खुशी से जामुन खा रहा था। नसरुद्दीन नीचे से उसे देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद, जब अहमद का पेट जामुनों से भर गया और वह थक गया, तो उसने नीचे उतरने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे चक्कर आने लगा। वह इतनी ऊंचाई पर था कि नीचे जमीन बहुत छोटी दिख रही थी। उसे डर लगने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह एक शाखा को कसकर पकड़कर बैठ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नीचे कैसे उतरेगा। अहमद ने नीचे देखा और नसरुद्दीन को वहीं बैठे देखा। उसने जोर से आवाज लगाई, नसरुद्दीन, नसरुद्दीन, मैं यहां फंस गया हूं। मुझे नीचे उतरने में डर लग रहा है। नसरुद्दीन ने अपनी किताब बंद की और अहमद की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक शांत भाव था। उन्होंने कहा, क्या हुआ अहमद? क्या तुम जामुन तोड़ते तोड़ते इतनी ऊपर पहुंच गए? अहमद ने कहा, हाँ। और अब मुझे डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं नीचे कैसे आऊं। जमीन बहुत दूर दिख रही है। गांव के कुछ और लोग भी अब वहां इकट्ठा होने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अहमद की आवाज सुन ली थी। वे सब हैरान थे कि अहमद इतनी ऊपर कैसे चढ़ गया। कुछ लोग हंस रहे थे, तो कुछ चिंतित थे। नसरुद्दीन ने कहा, घबराओ मत अहमद। मैं तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताता हूं। अहमद की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उसने कहा, जल्दी बताओ नसरुद्दीन। मैं बहुत डरा हुआ हूं। नसरुद्दीन उठ खड़े हुए। उन्होंने पास में पड़े एक बड़े से डंडे को उठाया और अहमद की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो अहमद, तुम बस कूद जाओ। यह सुनकर सब लोग चौंक गए। अहमद तो और भी ज्यादा डर गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या? कूद जाऊं? नसरुद्दीन, आप क्या कह रहे हैं?
मैं इतनी ऊंचाई से कूदूंगा तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे या शायद मैं मर ही जाऊंगा। गांव वाले भी नसरुद्दीन की बात सुनकर हैरान थे। एक आदमी ने कहा, नसरुद्दीन, आप ये कैसी सलाह दे रहे हैं? यह तो अहमद की जान खतरे में डालने वाली बात है। लेकिन नसरुद्दीन शांत थे। उन्होंने डंडे को जमीन पर रखा और कहा, अहमद, क्या तुम सचमुच नीचे उतरना चाहते हो? अहमद ने कहा, हाँ, बिल्कुल, मैं यहां फंस गया हूं। नसरुद्दीन ने कहा, ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। अहमद को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन उसने नसरुद्दीन की बात मान ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। नसरुद्दीन ने आगे कहा, अब कल्पना करो कि तुम पेड़ पर नहीं हो, बल्कि जमीन पर खड़े हो। तुम अपने गांव के रास्ते पर चल रहे हो। सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है और हवा चल रही है। अहमद ने आंखें बंद करके नसरुद्दीन की बातें सुनी और कल्पना करने लगा। उसे थोड़ी देर के लिए अपना डर कम महसूस हुआ। नसरुद्दीन ने कहा, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। अहमद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि वह अभी भी पेड़ पर है, लेकिन नसरुद्दीन की बातों से उसका ध्यान बंट गया था। नसरुद्दीन ने फिर कहा, अब देखो, अहमद, पेड़ पर तुम एक एक डाली पकड़कर ऊपर चढ़े थे, है ना? अहमद ने धीरे से कहा, हाँ। नसरुद्दीन ने कहा, तो फिर नीचे भी एक एक डाली पकड़कर ही उतरो। जिस तरह तुम ऊपर चढ़े थे, उसी तरह नीचे भी आ सकते हो। बस ध्यान से एक एक कदम नीचे की तरफ बढ़ाओ। अहमद ने नसरुद्दीन की बात सुनी और उसने फिर से नीचे की तरफ देखा। अब उसे पहले जैसा डर नहीं लग रहा था। नसरुद्दीन की शांत और समझदार बातों ने उसके मन से डर को कुछ कम कर दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और सबसे पहली शाखा पर अपना पैर रखा, जिसे वह आसानी से पकड़ सकता था। फिर उसने दूसरी शाखा पकड़ी, फिर तीसरी। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से, अहमद एक एक कदम नीचे उतरने लगा। गांव वाले उसे देख रहे थे और नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए खड़े थे। नसरुद्दीन ने अहमद को समझाया कि डर अक्सर हमारे मन का वहम होता है। जब हम किसी चीज को बहुत मुश्किल मान लेते हैं, तो वह और भी मुश्किल लगने लगती है। लेकिन अगर हम शांत मन से और सावधानी से काम करें, तो हर मुश्किल का हल निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अहमद सुरक्षित रूप से पेड़ से नीचे उतर आया। वह थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिख रही थी। वह नसरुद्दीन के पास आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, नसरुद्दीन, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो सोच रहा था कि मैं कभी नीचे नहीं उतर पाऊंगा। नसरुद्दीन ने उसे उठाया और कहा, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, अहमद। तुमने खुद अपनी जान बचाई है। मैंने तो बस तुम्हें यह याद दिलाया कि तुममें वह काबिलियत है। गांव वाले भी नसरुद्दीन की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि नसरुद्दीन ने किस तरह बिना घबराए और बिना किसी सीधे आदेश के अहमद को उसकी समस्या से बाहर निकाला। नसरुद्दीन ने फिर अहमद को समझाया, देखो, अहमद, जब तुम पेड़ पर चढ़ रहे थे, तो तुम सिर्फ जामुन देख रहे थे। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम कितनी ऊपर आ रहे हो। जल्दबाजी और बिना सोचे समझे काम करने का यही नतीजा होता है। हमें हमेशा अपने कदमों को ध्यान से उठाना चाहिए और आने वाली मुश्किलों के बारे में भी सोचना चाहिए। अहमद ने सिर झुकाया और कहा, आप सही कहते हैं, नसरुद्दीन। आज मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब मैं कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करूंगा। नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जिंदगी है, मेरे दोस्त। जिंदगी हमें हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाती है। बस हमें उन सीखों को समझना और अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह कहानी गांव में दूर दूर तक फैल गई। लोग नसरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और उनकी अनूठी सलाह देने की कला से बहुत प्रभावित हुए। नसरुद्दीन ने अहमद को न केवल पेड़ से नीचे उतरने में मदद की, बल्कि उसे जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। कहानी से मिलने वाली सीख। यह कहानी कई महत्वपूर्ण सीख देती है। जल्दबाजी और लापरवाही से बचें। अहमद ने बिना सोचे समझे पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वह मुश्किल में पड़ गया।
यह हमें सिखाता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर समस्याओं का कारण बनते हैं। डर पर काबू पाना। अहमद को ऊंचाई से नीचे उतरने में डर लग रहा था। नसरुद्दीन ने उसे समझाया कि डर अक्सर हमारे मन का वहम होता है। जब हम किसी समस्या का सामना शांत मन से करते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। समस्या का समाधान धैर्य से करें। नसरुद्दीन ने अहमद को कूदने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे धैर्य और सावधानी से नीचे उतरने का तरीका बताया। यह हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान गुस्से या घबराहट में नहीं, बल्कि धैर्य और सोच समझकर करना चाहिए। आत्मविश्वास का महत्व। नसरुद्दीन ने अहमद को यह महसूस कराया कि वह खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसमें वह क्षमता है। यह हमें सिखाता है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। दूसरों को सही राह दिखाना। नसरुद्दीन ने अहमद को सीधे डांटा नहीं, बल्कि उसे समझदारी से उसकी गलती का एहसास कराया और उसे सही रास्ता दिखाया। यह हमें सिखाता है कि जब कोई मुश्किल में हो तो हमें उसे शांत मन से समझाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। जीवन के अनुभव से सीखना। अहमद ने अपने अनुभव से सीखा कि बिना सोचे समझे काम करने का क्या नतीजा होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। बुद्धिमान सलाह का मूल्य। नसरुद्दीन की सलाह ने अहमद को न केवल शारीरिक रूप से सुरक्षित किया, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। यह दिखाता है कि एक बुद्धिमान और सही सलाह जीवन में कितना महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। शांत रहने का महत्व। जब अहमद घबरा रहा था, तब नसरुद्दीन शांत थे। उनकी शांति ने अहमद को भी शांत होने में मदद की। मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। नसरुद्दीन की कहानियां अक्सर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रेरणा देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करके हम न केवल अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। यह कहानी भी यही बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी ऊंची समस्या क्यों न आ जाए, अगर हम धैर्य, सावधानी और आत्मविश्वास से काम लें, तो हम उससे सुरक्षित रूप से नीचे उतर सकते हैं। अहमद के लिए वह पेड़ एक प्रतीक था उसकी जल्दबाजी का, और नसरुद्दीन की सलाह उसके लिए जिंदगी को समझने का एक नया तरीका। एक समय की बात है, एक गांव में नसरुद्दीन नाम के एक बुद्धिमान और हास्यप्रिय व्यक्ति रहते थे। वे अपनी अनोखी सोच, हाजिर जवाबी और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल कहानियों के माध्यम से समझाने की कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका गांव शांत और हरा भरा था, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन हर गांव की तरह वहां भी कुछ अलग अलग स्वभाव के लोग थे। इसी गांव में एक बहुत ही आलसी आदमी रहता था, जिसका नाम था करीम। करीम इतना आलसी था कि उसे उठने बैठने में भी आलस आता था। वह अपना ज्यादातर समय या तो सोने में बिताता था या फिर किसी पेड़ की छांव में पड़े रहने में। काम करना तो दूर की बात थी, वह अपने लिए खाना बनाने या पानी भरने तक में भी आलस करता था। अक्सर उसके पड़ोसी और दोस्त ही उस पर तरस खाकर उसे खाना दे देते थे या उसके लिए पानी ले आते थे। करीम का घर अस्तव्यस्त रहता था, क्योंकि उसे सफाई करने में भी आलस आता था। उसके कपड़े गंदे रहते थे और उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, क्योंकि उसे बाल कटवाने या दाढ़ी बनाने में भी आलस आता था। गांव के लोग करीम की इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते, डांटते, फुसलाते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। करीम हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता था। आज बहुत धूप है, काम कैसे करूं? या आज पेट में दर्द है, थोड़ी देर आराम कर लूं? या कल जरूर करूंगा, आज थोड़ी नींद आ रही है। ऐसे बहाने उसके पास हमेशा तैयार रहते थे। नसरुद्दीन करीम की इस स्थिति को देख रहे थे। वे जानते थे कि करीम की आलस्य की बीमारी बहुत गहरी है और उसे ठीक करने के लिए कोई साधारण दवा काम नहीं करेगी। नसरुद्दीन हमेशा समस्याओं को अलग तरीके से देखते थे और उनका समाधान भी अनोखे ढंग से करते थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे करीम को इस आलस्य से बाहर निकालेंगे। एक दिन नसरुद्दीन करीम के घर गए। करीम हमेशा की तरह एक कोने में लेटा हुआ था, लगभग सो रहा था।
करीम, क्या कर रहे हो? नसरुद्दीन ने पूछा। करीम ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और जम्हाई लेते हुए कहा, कुछ नहीं नसरुद्दीन, बस आराम कर रहा हूं। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? नसरुद्दीन ने पूछा। लगी है, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा। कोई ले आता तो अच्छा होता, करीम ने कहा। नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है करीम। आज मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार दावत का इंतजाम किया है। करीम की आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं। दावत? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। लेकिन एक शर्त है, नसरुद्दीन ने कहा। क्या शर्त? करीम ने पूछा, जिसमें थोड़ी सी उत्सुकता थी, लेकिन आलस्य अभी भी हावी था। शर्त यह है कि तुम्हें उस दावत में खुद आना होगा। और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ा चलना पड़ेगा, नसरुद्दीन ने कहा। चलना पड़ेगा? कहाँ है दावत? करीम ने पूछा। दावत मेरे घर पर है, नसरुद्दीन ने जवाब दिया। करीम ने सोचा। नसरुद्दीन का घर उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन करीम के लिए वह भी एक बड़ी दूरी थी। उसने थोड़ी देर माथा खुजाया, फिर कहा, ठीक है नसरुद्दीन, मैं आने की कोशिश करूंगा। नसरुद्दीन समझ गए कि करीम सिर्फ कोशिश करने की बात कह रहा है। उन्होंने कहा, याद रखना करीम, दावत शानदार है। तरह तरह के पकवान हैं, मीठे हैं, और सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। लेकिन अगर तुम समय पर नहीं पहुंचे तो सब ठंडा हो जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह कहकर नसरुद्दीन अपने घर लौट गए। करीम फिर से लेट गया। दावत का ख्याल उसके मन में घूम रहा था। उसने सोचा, इतनी शानदार दावत, काश कोई मुझे उठाकर वहां पहुंचा देता, लेकिन कोई था नहीं। थोड़ी देर बाद उसे तेज भूख लगने लगी। पेट में चूहे कूदने लगे। दावत के पकवानों की कल्पना ने उसे और ज्यादा परेशान कर दिया। आलस्य और भूख के बीच एक जंग शुरू हो गई। आखिरकार भूख की जीत हुई। करीम ने बहुत मुश्किल से खुद को उठाया। वह धीरे धीरे चला, अपने शरीर को खींचते हुए, मानो वह एक भारी बोझा हो। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और वह देखने में बहुत थका हुआ लग रहा था। वह धीरे धीरे नसरुद्दीन के घर की तरफ बढ़ा। हर कदम उसके लिए एक चुनौती थी। जब करीम नसरुद्दीन के घर पहुंचा तो वह हाफ रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नसरुद्दीन ने दरवाजा खोला और करीम को देखकर मुस्कुराए। आओ करीम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन तुम कहाँ थे? इतनी देर क्यों लगा दी? नसरुद्दीन ने पूछा। नसरुद्दीन, मैं थोड़ा थक गया था, करीम ने हाफते हुए कहा। नसरुद्दीन ने उसे अंदर बुलाया। करीम ने देखा कि घर में खाने की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन कहीं भी कोई खाना नहीं दिख रहा था। मेज खाली थी। दावत कहाँ है, नसरुद्दीन? करीम ने पूछा, उसकी आंखों में निराशा थी। नसरुद्दीन ने उसे बैठने का इशारा किया। दावत है करीम, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। करीम फिर से निराश हो गया। और क्या? तुम्हें नहाना होगा और साफ कपड़े पहनने होंगे। देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं और बाल भी बिखरे हुए हैं। क्या तुम इस हाल में दावत खाने आओगे? नसरुद्दीन ने कहा। करीम को फिर से आलस्य घेरने लगा। लेकिन नसरुद्दीन, अभी नहाना और कपड़े बदलना। अगर नहीं नहाओगे और कपड़े नहीं बदलोगे तो तुम्हें दावत नहीं मिलेगी, नसरुद्दीन ने साफ कह दिया। भूख फिर से हावी हुई। करीम को लगा कि शायद यह दावत खाने का आखिरी मौका है। उसने अनिच्छा से नसरुद्दीन की बात मानी। नसरुद्दीन ने उसे पानी और साबुन दिया और कुछ साफ कपड़े भी दिए। करीम ने मुश्किल से खुद को नहलाया। ठंडे पानी ने उसे थोड़ी ताजगी दी। फिर उसने साफ कपड़े पहने। अब वह थोड़ा बेहतर दिख रहा था। जब करीम वापस नसरुद्दीन के पास आया तो नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो करीम, अब तुम कितने अच्छे लग रहे हो। अब तुम्हें दावत खाने में भी मजा आएगा। फिर नसरुद्दीन ने उसे एक छोटे से कमरे में ले गए। उस कमरे में एक छोटी सी मेज पर गर्मागर्म खाना रखा हुआ था। तरह तरह के पकवान थे,
जो करीम को बहुत पसंद थे। मीठे पकवान भी थे। करीम की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत खाना खाने के लिए बैठ गया। उसने देखा कि वहां सिर्फ उसी के लिए खाना था, कोई और नहीं था। नसरुद्दीन ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है करीम। भरपेट खाओ। करीम ने जी भर के खाना खाया। वह बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट और गर्मागर्म खाना खा रहा था। खाना खाते हुए उसे महसूस हुआ कि आज उसे कितना अच्छा लग रहा है। साफ सुथरा होकर और पेट भर खाना खाकर उसे एक अजीब सी खुशी मिल रही थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब करीम खा चुका तो नसरुद्दीन उसके पास आए। कैसी लगी दावत, करीम? नसरुद्दीन ने पूछा। बहुत अच्छी नसरुद्दीन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, करीम ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दावत का पूरा मजा ले पाए? नसरुद्दीन ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, करीम ने कहा। नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, करीम, आज की यह दावत सिर्फ खाने की दावत नहीं थी, यह एक सबक की दावत थी। करीम नसरुद्दीन की बात समझ नहीं पाया। सबक? नसरुद्दीन ने कहा, देखो, करीम, जब मैं तुम्हें दावत देने तुम्हारे घर आया था, तो तुम इतने गंदे और आलसी थे कि अगर कोई तुम्हें खाना परोस भी देता, तो तुम्हें उसका स्वाद नहीं आता। तुम अपनी आलस्य में ही खोए रहते। लेकिन आज तुम खुद चलकर मेरे घर आए, खुद को साफ किया, साफ कपड़े पहने। इन छोटे छोटे कामों को करके तुमने अपने आलस्य को थोड़ा पीछे छोड़ा। और जब तुमने ऐसा किया, तभी तुम इस दावत का असली मजा ले पाए। तुम्हें भूख भी तेज लगी थी, तुमने खुद को तैयार भी किया, और इसीलिए तुम्हें यह खाना इतना स्वादिष्ट लगा। नसरुद्दीन ने आगे कहा, जीवन भी इसी तरह है, करीम। जीवन एक दावत है, जिसमें बहुत सारे सुख, बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे अवसर होते हैं। लेकिन हम में से कई लोग तुम्हारी तरह आलस्य में डूबे रहते हैं। हम सोचते हैं कि खुशियां और सफलता अपने आप हमारे पास चलकर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। खुशियों और सफलताओं को पाने के लिए हमें खुद चलना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद को तैयार करना पड़ता है। जब हम अपने आलस्य को छोड़ते हैं, खुद पर काम करते हैं, तभी हम जीवन की असली दावत का मजा ले पाते हैं। करीम नसरुद्दीन की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि नसरुद्दीन बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने सालों से वह बस आलस्य में डूबा हुआ था और उसने कभी भी जीवन की असली खुशियों का अनुभव नहीं किया था। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा था। लेकिन नसरुद्दीन, करीम ने पूछा, मैं इस आलस्य से कैसे बाहर निकलूं? यह तो मेरी आदत बन चुकी है। नसरुद्दीन ने कहा, धीरे धीरे करीम। जैसे आज तुमने खुद चलकर यहां तक आने का फैसला किया, खुद को साफ करने का फैसला किया, वैसे ही छोटे छोटे कदम उठाओ। कल से अपने घर को साफ करना शुरू करो। अपने कपड़े खुद धोना शुरू करो। अपने लिए खुद खाना बनाना शुरू करो। यह छोटे छोटे काम तुम्हें धीरे धीरे आलस्य से बाहर निकालेंगे। याद रखना, करीम, सबसे पहले इच्छा शक्ति जरूरी है। अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो, तो तुम बदल सकते हो। आलस्य कोई बीमारी नहीं है, यह एक आदत है, जिसे बदला जा सकता है। उस दिन के बाद करीम के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। नसरुद्दीन की आलसी की दावत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसने नसरुद्दीन की सलाह मानी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे अपने काम खुद करने लगा। उसने अपने घर की सफाई की, अपने कपड़े धोए और खुद खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे करीम के जीवन में एक नयापन आने लगा। जब वह काम करता था, तो उसे थकावट के साथ साथ एक संतुष्टि भी मिलती थी। उसकी सेहत भी सुधरने लगी, क्योंकि अब वह ताज़ा और गर्मागर्म खाना खाता था, बजाय बासी या दूसरों से मांगे हुए खाने के। गांव के लोग करीम में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। वे नसरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे। करीम अब आलसी करीम नहीं था। वह एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान बन चुका था। उसने नसरुद्दीन का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने उसे सिर्फ खाना नहीं खिलाया, बल्कि एक नई जिंदगी दी है।
कहानी से मिलने वाली सीख। आलसी की दावत। नसरुद्दीन की यह कहानी कई महत्वपूर्ण सीख देती है। आलस्य एक आदत है, बीमारी नहीं। यह कहानी बताती है कि आलस्य कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि एक बुरी आदत है जिसे इच्छाशक्ति और छोटे छोटे प्रयासों से बदला जा सकता है। खुशियां और सफलताएं मेहनत से मिलती हैं। जीवन की असली खुशियां और सफलताएं तब तक नहीं मिलती जब तक हम उनके लिए खुद प्रयास न करें। जिस तरह करीम को दावत का मजा तभी आया जब उसने खुद चलकर आने और खुद को तैयार करने की मेहनत की। आत्मनिर्भरता का महत्व। दूसरों पर निर्भर रहने से हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। करीम ने जब खुद काम करना शुरू किया, तब उसे अपने अंदर की ताकत का एहसास हुआ। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। आलस्य से बाहर निकलने का पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब हम वह पहला कदम उठा लेते हैं, तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। छोटे छोटे बदलाव बड़ा अंतर लाते हैं। करीम ने एक साथ सब कुछ नहीं बदला, बल्कि छोटे छोटे काम करने शुरू किए। यही छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे उसके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन लाए। व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यवस्था का महत्व। शारीरिक स्वच्छता और अपने आसपास की व्यवस्था भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर गहरा प्रभाव डालती है। करीम ने जब खुद को साफ किया, तो उसे बेहतर महसूस हुआ। बुद्धिमान सलाह का मूल्य। नसरुद्दीन ने करीम को सीधे डांटा नहीं, बल्कि उसे एक अनुभव के माध्यम से सबक सिखाया। यह दिखाता है कि सही समय पर सही तरीके से दी गई सलाह किसी के जीवन को बदल सकती है। अपनी इच्छाशक्ति पर विश्वास। नसरुद्दीन ने करीम को समझाया कि अगर वह सचमुच बदलना चाहता है, तो वह बदल सकता है। हमारी इच्छाशक्ति किसी भी बुरी आदत को छोड़ने की कुंजी है। जीवन एक दावत है। यह एक सुंदर रूपक है कि जीवन अपने आप में एक दावत है जिसमें बहुत सारे अवसर और आनंद हैं, लेकिन हमें सक्रिय रूप से इसमें भाग लेना होगा ताकि हम इसका पूरा आनंद ले सकें। निष्क्रिय रहकर हम केवल जीवन के किनारे पर खड़े रहते हैं, उसकी गहराई में कभी नहीं उतर पाते। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में आलस्य को छोड़कर सक्रिय बने। हमें समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है, वह आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए प्रयास, समर्पण और कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, तो जो परिणाम मिलते हैं, वे मीठे और संतोषजनक होते हैं, बिल्कुल उस दावत की तरह जो करीम ने अंत में खाई थी। नसरुद्दीन की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। यह हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। एक बहुत पुराने गांव में, जिसकी हर गली और हर मोड़ पर कहानियां गूंजती थीं, नसरुद्दीन नाम के एक विद्वान और विलक्षण बुद्धि के व्यक्ति रहते थे। वे अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और जीवन के हर पहलू को एक अनोखे दृष्टिकोण से देखने की क्षमता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। नसरुद्दीन केवल एक कहानीकार ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे गुरु थे जो अपनी सरल बातों और क्रियाओं से लोगों को गहरे सबक सिखा जाते थे। उनका गांव एक शांत, खुशहाल जगह थी, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन जैसा कि हर समाज में होता है, वहां भी कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनका समाधान आसान नहीं था। गांव में एक आदमी था जिसका नाम था हकीम। हकीम नाम तो उसका हकीम था, लेकिन वह गांव का वैद्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हमेशा कोई न कोई बीमारी लगी रहती थी। या यूं कहिए कि वह बीमारियों का भ्रम पाले रहता था। कभी उसे सिर में दर्द होता, तो कभी पेट में, कभी उसे लगता कि उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं, तो कभी उसे लगता कि उसके हाथ पैर में जान नहीं है। हकीम सचमुच बीमार कम होता था और अपनी बीमारियों का रोना ज्यादा रोता था। वह इतना डरपोक था कि अगर कोई उसे सर्दी खांसी की बात भी करता, तो उसे लगने लगता था कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। वह हर समय अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता था। हकीम गांव के सभी वैद्यों और हकीमों के पास जा चुका था। उसने हर तरह की जड़ी बूटी खाई थी, हर तरह का काढ़ा पिया था और हर तरह की सलाह मानी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। थोड़ी देर के लिए उसे लगता था कि वह ठीक हो गया है, लेकिन जल्द ही उसे कोई नई बीमारी महसूस होने लगती थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते थे कि उसे कोई बीमारी नहीं है, यह सब उसके मन का वहम है, लेकिन हकीम उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता था। एक दिन हकीम अपने पेट में अजीब से दर्द की शिकायत लेकर नसरुद्दीन के पास आया।
वह बहुत डरा हुआ था। नसरुद्दीन, नसरुद्दीन, मुझे बचाओ। मुझे लगता है कि मेरा अंत करीब है, हकीम ने रोते हुए कहा। नसरुद्दीन अपनी दुकान के बाहर बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने हकीम को देखा, जो हमेशा की तरह पीला पड़ा हुआ था और अपनी नई बीमारी का रोना रो रहा था। क्या हुआ, हकीम? इस बार कौन सी बीमारी ने तुम्हें पकड़ लिया? नसरुद्दीन ने शांति से पूछा। मेरे पेट में दर्द है, नसरुद्दीन। बहुत अजीब सा दर्द। मुझे लगता है कि यह कोई ऐसी बीमारी है जिसका आज तक किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, हकीम ने नाटक करते हुए कहा। नसरुद्दीन ने उसे ध्यान से देखा। वे जानते थे कि हकीम को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। उसकी असली बीमारी उसका डर और उसका मन का वहम था। ठीक है, हकीम, नसरुद्दीन ने कहा, तुम सही जगह पर आए हो। इस बीमारी का इलाज मेरे पास है। यह एक अनोखा नुस्खा है जो आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा। हकीम की आंखों में थोड़ी चमक आई। सचमुच नसरुद्दीन? कोई नया नुस्खा? हाँ, बिल्कुल नया और बहुत कारगर। लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं कहूं, नसरुद्दीन ने कहा। मैं सब करूंगा नसरुद्दीन। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दो, हकीम ने कहा। नसरुद्दीन उसे अपनी दुकान के अंदर ले गए। उन्होंने एक कोने से एक बहुत ही पुरानी, धूल भरी किताब निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। नसरुद्दीन ने उसे खोला और कुछ देर तक उसमें कुछ ढूंढते रहे। हकीम उत्सुकता से नसरुद्दीन को देख रहा था, सोच रहा था कि यह कौन सा अनोखा नुस्खा है। मिल गया, नसरुद्दीन ने आखिरकार कहा। उन्होंने किताब में से एक जगह पर उंगली रखी और हकीम से कहा, देखो हकीम, इस किताब में इस बीमारी का इलाज लिखा है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह सचमुच एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जिसका इलाज केवल एक खास तरीके से ही हो सकता है। हकीम और भी ज्यादा डर गया, लेकिन साथ ही उम्मीद भी जगी। क्या है वो तरीका, नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा, इस बीमारी का इलाज यह है कि तुम्हें हर दिन सुबह जल्दी उठकर गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना होगा। उस पहाड़ की चोटी पर एक खास तरह का पत्थर है, जिसका रंग सुबह की पहली किरण के साथ बदलता है। तुम्हें उस पत्थर को देखना होगा और फिर नीचे उतरना होगा। और यह तुम्हें रोज करना होगा, कम से कम 1 महीने तक। हकीम यह सुनकर चौंक गया। पहाड़ पर चढ़ना? रोज? नसरुद्दीन, मैं तो इतना बीमार हूं, मुझसे तो अपने घर में 2 कदम चला नहीं जाता, मैं पहाड़ पर कैसे चढ़ूंगा? नसरुद्दीन ने कहा, यही तो इस नुस्खे की खासियत है, हकीम। यह कोई साधारण दवा नहीं है। अगर तुम सचमुच ठीक होना चाहते हो, तो तुम्हें यह करना ही होगा। इस पहाड़ की चढ़ाई ही तुम्हारी दवा है। जब तुम उस पत्थर को देखोगे, तो तुम्हारी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं थक जाऊंगा, नसरुद्दीन। मेरी तो जान निकल जाएगी, हकीम ने रोना शुरू कर दिया। नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा, अगर तुम अपनी बीमारी से ज्यादा प्यार करते हो, तो मत जाओ। लेकिन अगर तुम ठीक होना चाहते हो, तो मेरी बात मानो। इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। हकीम के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे लगा कि शायद नसरुद्दीन सही कह रहे हैं। वह बहुत डर डर के घर वापस चला गया। अगले दिन सुबह हकीम ने मुश्किल से खुद को उठाया। वह बहुत आलसी और कमजोर महसूस कर रहा था। पहाड़ उसके घर से काफी दूर था और उसकी चढ़ाई भी आसान नहीं थी। हकीम ने मन ही मन नसरुद्दीन को कोसा, लेकिन फिर अपनी बीमारी का डर उसे पहाड़ की तरफ खींच ले गया। वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए पहाड़ की चढ़ाई करने लगा। उसकी सांस फूल रही थी, उसके पैर दुख रहे थे, लेकिन वह चलता रहा। आखिरकार बहुत मुश्किल से वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। उसने देखा कि वहां सचमुच एक खास पत्थर था, जिसका रंग सूरज की रोशनी में बदल रहा था। उसने कुछ देर उस पत्थर को देखा, फिर थकाहारा नीचे उतरा।
उस दिन उसे शरीर में बहुत दर्द हुआ, लेकिन पेट का दर्द उसे महसूस नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। पहले कुछ दिन हकीम के लिए बहुत मुश्किल थे। हर दिन उसे पहाड़ पर चढ़ने में बहुत दर्द होता था, वह थक जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं। उसकी सांस फूलनी कम हो गई थी, उसके पैरों में ताकत आने लगी थी, और उसे अब इतना दर्द महसूस नहीं होता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अपनी पेट की बीमारी का एहसास कम होने लगा था। वह इतना थक जाता था कि उसे अपनी बीमारियों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता था। रात को उसे गहरी नींद आती थी, क्योंकि वह दिन भर मेहनत करता था। 1 महीना पूरा हो गया। हकीम अब हर दिन आसानी से पहाड़ पर चढ़ जाता था। उसकी चाल में फुर्ती आ गई थी, उसके चेहरे पर चमक आ गई थी, और उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। वह अब बिल्कुल भी बीमार महसूस नहीं करता था। उसका आलस्य भी दूर हो गया था, क्योंकि उसे हर सुबह उठकर पहाड़ पर चढ़ने की आदत हो गई थी। 1 महीने बाद हकीम खुश होकर नसरुद्दीन के पास आया। नसरुद्दीन, नसरुद्दीन, मैं ठीक हो गया हूं। बिल्कुल ठीक, हकीम ने खुशी से चिल्लाकर कहा। नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने मेरा नुस्खा पूरा किया? हाँ नसरुद्दीन, मैंने हर दिन पहाड़ पर चढ़ाई की, उस पत्थर को देखा, और अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरा पेट दर्द भी चला गया है। मुझे अब कोई दर्द महसूस नहीं होता। मैं इतना ताकतवर महसूस कर रहा हूं जितना पहले कभी नहीं किया, हमने खुशी से कहा। नसरुद्दीन ने कहा, बहुत अच्छे, हकीम। मुझे पता था कि मेरा नुस्खा काम करेगा। हकीम ने पूछा, नसरुद्दीन, वह पत्थर क्या था? क्या उसमें सचमुच कोई जादुई शक्ति थी? नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्थर में कोई जादुई शक्ति नहीं थी, हकीम। जादुई शक्ति तुम्हारे अंदर थी। तुम्हारा शरीर ही वह दवा था जिसकी तुम्हें जरूरत थी। हकीम नसरुद्दीन की बात समझ नहीं पाया। क्या मतलब? नसरुद्दीन ने समझाया, हकीम, तुम्हारी असली बीमारी कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। तुम्हारी असली बीमारी थी तुम्हारा डर, तुम्हारा आलस्य और तुम्हारे मन का वहम। तुम हर समय अपनी बीमारियों के बारे में सोचते रहते थे, जिससे तुम और भी कमजोर और बीमार महसूस करते थे। मैंने तुम्हें पहाड़ पर चढ़ने का नुस्खा इसलिए दिया ताकि तुम शारीरिक रूप से सक्रिय हो सको। जब तुम हर दिन पहाड़ पर चढ़ते थे, तो तुम्हारे शरीर में खून का संचार बेहतर होता था, तुम्हारी मांसपेशियां मजबूत होती थीं, और तुम्हारे फेफड़े ताजी हवा से भरते थे। तुम्हारी थकान और गहरी नींद तुम्हारे मन को शांत करती थी। यह सब तुम्हें स्वस्थ बनाता था। जब तुम शारीरिक रूप से मजबूत हुए, तो तुम्हारे मन का डर और वहम अपने आप दूर हो गया। उस पत्थर को देखने का मकसद केवल तुम्हें एक बहाना देना था ताकि तुम हर दिन पहाड़ पर जाओ। हकीम नसरुद्दीन की बात सुनकर हैरान रह गया। उसे नसरुद्दीन की बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व हुआ। उसने नसरुद्दीन का बहुत बहुत धन्यवाद किया। नसरुद्दीन, आपने मुझे सिर्फ बीमारियों से छुटकारा नहीं दिलाया, बल्कि मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। आपने मुझे दिखाया है कि मेरा डर ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, और सक्रिय रहना ही मेरी सबसे बड़ी दवा, हकीम ने कहा। उस दिन के बाद हकीम ने कभी अपनी बीमारियों का रोना नहीं रोया। वह गांव का सबसे सक्रिय आदमी बन गया। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने काम करता और खुश रहता। उसने नसरुद्दीन की इस सीख को हमेशा याद रखा कि सच्चा स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होता है, और सक्रिय रहना ही सबसे बड़ी दवा है। कहानी से मिलने वाली सीख। नसरुद्दीन की अनोखा नुस्खा की यह कहानी कई गहरे सबक देती है। मन का वहम सबसे बड़ी बीमारी। कहानी का मुख्य पात्र हकीम शारीरिक रूप से शायद उतना बीमार नहीं था जितना वह मानसिक रूप से था। उसका डर और मन का वहम ही उसकी असली बीमारी थी। यह हमें सिखाता है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। शारीरिक सक्रियता सबसे बड़ी दवा। नसरुद्दीन का अनोखा नुस्खा कोई जड़ी बूटी नहीं, बल्कि शारीरिक श्रम था। यह इस बात पर जोर देता है कि नियमित व्यायाम और सक्रिय जीवन शैली कई बीमारियों का सबसे अच्छा इलाज है और हमें स्वस्थ रखती है। डर पर विजय पाना।
हकीम का डर उसे कमजोर कर रहा था। जब उसने डर के बावजूद पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और वह मजबूत होता चला गया। यह सिखाता है कि हमें अपने डरों का सामना करना चाहिए, न कि उनसे भागना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्या का समाधान। नसरुद्दीन ने हकीम की समस्या को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझा। उन्होंने ऐसी तरकीब निकाली जिससे हकीम का शारीरिक श्रम भी हो और उसका ध्यान अपनी बीमारियों से हटकर एक लक्ष्य, पत्थर देखने, पर केंद्रित हो जाए। छोटी छोटी उपलब्धियां बड़ा बदलाव लाती हैं। पहाड़ पर रोज चढ़ने का काम शुरू में हकीम के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हर दिन जब वह चोटी पर पहुंचता था तो उसे एक उपलब्धि महसूस होती थी। ये छोटी छोटी उपलब्धियां धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती गईं। आलस्य से मुक्ति। शारीरिक सक्रियता ने न केवल हकीम की बीमारियों को दूर किया बल्कि उसके आलस्य को भी खत्म कर दिया। यह दिखाता है कि एक सक्रिय जीवनशैली हमें ऊर्जावान और प्रेरित रखती है। वास्तविक समाधान अक्सर सरल होते हैं। नसरुद्दीन का नुस्खा कोई जटिल दवा या महंगा उपचार नहीं था, बल्कि एक सरल और प्राकृतिक तरीका था। अक्सर हम जटिल समाधानों की तलाश में रहते हैं, जबकि वास्तविक हल हमारी पहुंच में ही होते हैं। बुद्धिमान परामर्श का महत्व। नसरुद्दीन ने हकीम को सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। एक सही मार्गदर्शक या परामर्शदाता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, यह कहानी यही दर्शाती है। स्वयं पर विश्वास। नसरुद्दीन ने हकीम को यह महसूस कराया कि उपचार की शक्ति उसके अंदर ही है। हमें अपनी क्षमताओं और अपने शरीर की स्वयं को ठीक करने की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। सकारात्मक सोच का प्रभाव। जब हकीम सक्रिय हुआ तो उसकी नकारात्मक सोच और बीमारियों के बारे में सोचना बंद हो गया। सकारात्मक सोच और सक्रिय जीवन शैली एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सक्रिय रहें, अपने डरों का सामना करें और अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करें। नसरुद्दीन का अनोखा नुस्खा आज भी हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य केवल दवाओं से नहीं मिलता, बल्कि एक संतुलित जीवनशैली, सकारात्मक सोच और शारीरिक सक्रियता से प्राप्त होता है।